नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं नीति टॉक्स विद अतुल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इकोनॉमिक पॉलिसी की, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम सब जीते हैं, हम सब झेलते हैं, हम सब प्रभावित भी होते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, महंगाई को निशाने पर रखने की कला। क्या भारत का इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क सक्सेसफुल रहा? पैंडेमिक जैसी तबाहियों में आरबीआई ने कैसे रिएक्ट किया? क्या पॉलिसी शॉक्स ने सिस्टम को तौला या सिस्टम ने शॉक्स को झेला? क्या हमारा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी साथ चल पाते हैं? और क्या भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग अब मैच्योर हो चुका है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। इन्फ्लेशन टारगेट की शुरुआत और भारत का सफर। इन्फ्लेशन टारगेट को किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी में रिजल्ट्स दिखाने में टाइम लगता है। भारत में इसे फॉर्मली अडॉप्ट किया गया 2016 में। आरबीआई ने टारगेट रखा 4%, 2% ऊपर और 2% नीचे, सीपीआई इन्फ्लेशन बैंड। यह बैंड एक लकीर नहीं, एक फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पर पॉलिसी बनती है, रेपो रेट सेट होता है, बॉन्ड यील्ड्स मूव करते हैं और आम आदमी को मंथली बजट भी इसी के हिसाब से सेट होता है। भारत ने बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी तेजी से एडजस्टमेंट दिखाया, मतलब हम फास्ट लर्नर्स रहे। प्री कोविड एरा की बात करें तो पॉलिसी की पहली कसौटी 2016 के बाद के कुछ साल भारत के लिए एक लर्निंग लेबोरेटरी थे। डेटा के हिसाब से हेडलाइन सीपीआई एवरेज रहा 3.9%, कोर इन्फ्लेशन हाई रही अप्रॉक्स 5% के आसपास, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रहा 1 से 2% के बीच में। इसका मतलब यह था कि आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा था और फिस्कल पॉलिसी ग्रेजुअली डिसिप्लिन ला रही थी। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट तब आया जब कोविड 19 ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन तोड़ दी। पैंडेमिक के दौरान कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर बढ़ गए, भारत में सप्लाई चेन कोलैप्स हो गया, फूड इन्फ्लेशन के स्पाइक्स आए, लॉजिस्टिक कॉस्ट, फ्रेट, मंडी अराइवल सब ब्रेक हो गया। फिर भी इंडिया ने एक चीज कामयाबी से की, एक्सपेक्टेशंस को एंकर करना। यह सबसे बड़ी जीत थी। मई से अगस्त 2020 में सीपीआई 6.7 से 7.6% तक चला गया, कोर इन्फ्लेशन करीब 5.5 से 6%, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन निगेटिव और फिर शार्पली पॉजिटिव। इस पूरे पीरियड में आरबीआई ने रेपो को एग्रेसिवली कट करने के बजाय स्टेबलाइज किया, एक रिएक्ट बट नॉट ओवर रिएक्ट स्ट्रेटेजी। इससे मार्केट को सिग्नल मिला, आप टेंशन मत लो, आरबीआई फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। 2011 से 14 में सीपीआई इन्फ्लेशन 9 से 11% के हाई लेवल्स पे था, 15 से 18 में ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ। पैंडेमिक पीरियड में वोलेटिलिटी स्पाइक 2022 के रसिया यूक्रेन वार के बाद ग्लोबल कमोडिटी शॉक्स में सीपीआई फिर से 7.4% तक पहुंचा। भारत के इन्फ्लेशन का मेजर पार्ट फूड और फ्यूल के ग्लोबल साइकिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग का सबसे बड़ा काम होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को एंकरिंग पर रखना डिस्पाइट शॉक्स। वहीं रियल इंटरेस्ट रेट 2017 से 18 में 1.5% टू 2%, 2019 में नियर जीरो, पैंडेमिक में फिर -2% तक। रियल इंटरेस्ट रेट निगेटिव होना मतलब पॉलिसी सपोर्टिव है इकोनॉमी रिकवरी के लिए। पैंडेमिक में यही हुआ, लिक्विडिटी इंजेक्शंस ने ग्रोथ को बचाया। रुपया 2011 से 13 में भी हाई वोलेटिलिटी फेस की, 14 से 19 में स्टेबिलिटी दिखी, पैंडेमिक में शार्पली फिर से वोलाटाइल हो गई और 2022 के बाद डॉलर स्ट्रेंथनिंग के बाद रुपये पर वापस प्रेशर आया। एक्सचेंज रेट का स्टेबल रहना भी इन्फ्लेशन का एक एंकर होता है। रुपये स्टेबल रहे तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी अकेला इन्फ्लेशन को नहीं संभाल सकता, फिस्कल डिसिप्लिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में 9.2% ऑफ जीडीपी रही, 21-22 में 6.9, 22-23 में 6.4 और टारगेट है 25-26 में 4.5। जब फिस्कल डेफिसिट हाई होता है, बोरोइंग बढ़ती है और प्राइसेस में अपवर्ड प्रेशर आता है। इसलिए भारत में इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने के लिए फिस्कल पॉलिसी को भी साथ चलना पड़ता है। इंडिया में इन्फ्लेशन को 60 से 70% पार्ट सप्लाई साइड ड्रिवन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर फूड प्राइस शॉक्स, ग्लोबल क्रूड ऑयल, लॉजिस्टिक इश्यूज, इंपोर्ट कॉस्ट, क्लाइमेट शॉक्स। इंडिया जैसे देश जहां मानसून इकोनॉमी डिसाइड करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स बन जाता है। इंडिया में हाउस होल्ड्स का 1 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पहले 10% हुआ करता था, अब एक्सपेक्टेशंस मोस्टली 7 से 8% के बीच में स्टेबलाइज हुआ। एक्सपेक्टेशन का कंट्रोल होना मतलब सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ना। यह फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा सक्सेस इंडिकेटर है।
फाइनेंशियल रेगुलेशन, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट साइकिल्स। अप्रैल से दिसंबर 2020 में लिक्विडिटी सरप्लस 8 लाख करोड़ से ज्यादा की थी। 21-22 में ग्रेजुअली नॉर्मलाइजेशन हुआ। क्रेडिट ऑफटेक 2022-23 में शार्पली रिवाइव्ड हुआ, यानी कॉर्पोरेट डिलीवरेजिंग से एनपीए फॉल हुए और बैंकिंग सिस्टम हेल्दियर हुआ। लिक्विडिटी से ग्रोथ आती है, पर ज्यादा लिक्विडिटी से इन्फ्लेशन भड़कती है। आरबीआई ने दोनों को बैलेंस किया। ये सबसे बड़ी कला है। डेविएशन ऑफ प्रोजेक्शंस। मार्च 2020-21 में डेविएशन 0.56% का था। नवंबर में 1.32, 22-23 में -0.45 और 23-24 में -0.32। ये बताता है कि शॉक्स के बाद प्रोजेक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव होने लगे, यानी सिस्टम मैच्योर हो रहा है। एक्सचेंज रेट, कैपिटल फ्लोज एंड यूएस रेट डिफरेंशियल। यूएस इंडिया इंटरेस्ट डिफरेंशियल 2015 से 23 में ग्रेजुअली फॉल हुआ। इससे डॉलर स्ट्रांग हुआ, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन प्रेशर आया, कैपिटल इनफ्लोज वोलेटाइल रहे। जब यूएस इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, बढ़ते हैं, डेवलपिंग मार्केट से डॉलर निकलकर यूएस में वापस चले जाते हैं। इसका डायरेक्ट असर भारत के एक्सचेंज रेट पर पड़ता है और फिर इन्फ्लेशन पर। तो क्या इंडिया सक्सीड हुआ? हाँ, इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क सक्सेसफुल रहा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एंकर्ड रहे, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड डाउनवर्ड रहा, पॉलिसी रेस्पॉन्सेस कैलिब्रेटेड रहे, सिस्टम शॉक्स को अडॉप्ट कर रहा था, फिजिकल मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुई, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रांग रही, मार्केट ट्रस्ट बना रहा। फ्यूचर रिफॉर्म्स में और क्या किया जा सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रहना होगा, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना होगा, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स को स्पीड अप करना होगा, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, एंकरिंग एक्सपेक्टेशंस पर फोकस बढ़ाना होगा, फूड सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाना होगा, साथ ही एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। और भारत अब उस मैच्योरिटी फेज में एंट्री कर चुका है जहां सिस्टम अपने शॉक्स को खुद हैंडल कर सकता है। आज के सफर में हमने भारत के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को एक एक्सरे की तरह स्कैन किया। इन्फ्लेशन यानी हमारी रोटी, डीजल, सब्जी, ईएमआई सबसे जुड़ी हुई चीज है, और उसे संभालना एक महाकार्य है। और डेटा का ये बड़ा माउंटेन एक बात क्लियर करता है, भारत ने एक स्टेबलाइजेशन स्टेट अचीव किया है। आगे का मिशन है सस्टेनेबल ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। और यही भारत को 2047 के विकसित भारत की राह में सबसे बड़ा पुश देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।